नमस्कार दोस्तों, गौतम आईएएस अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने मध्य प्रदेश की यात्रा की सीरीज प्रारंभ की थी। उस मध्य प्रदेश की यात्रा की सीरीज में आज अपना थर्ड वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के कारण मध्य प्रदेश की अनेक राजधानियों के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सी राजधानी है, तो मैं आपसे बताऊंगा कि यदि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी दोस्तों वो तो भोपाल स्थित है, वो सभी को पता है। लेकिन विभिन्न जिलों की उपलब्धियों के कारण अनेक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के जो भोपाल जिला है, भोपाल जिले को तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। लेकिन दोस्तों उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन सी राजधानी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। वहीं जबलपुर को बात करते हैं, जबलपुर को न्यायिक राजधानी और संस्कारधानी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर को दोस्तों खेल राजधानी, आर्थिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी और सूती वस्त्र राजधानी के नाम से जाना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश की बैडन सिंगरौली की बात करते हैं तो बैडन सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। पचमढ़ी के नर्मदापुरम के नाम से बात करें तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन पर्यटन राजधानी कहा जाता है। बालाघाट की बात करते हैं तो बालाघाट को मैग्नीज राजधानी कहा जाता है। मैहर सतना राजधानी के नाम संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। वहीं खजुराहो छतरपुर को स्थापत्य कला राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को अनेक प्रकार की इन राजधानियों के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश की लेकिन प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं तो वो तो मध्य प्रदेश की भोपाल आपको दिखाई देती है। अब हम ये बात करते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश बना कैसे, इस मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। तो 1947 के पहले मध्य प्रदेश हमें कैसा दिखाई देता था, 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए तो हमारा मध्य प्रदेश हमें किस तरीके से दिखाई देता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखोगे 1947 के पहले की बात करते हैं, मतलब जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले हमें मध्य प्रदेश कैसा दिखाई देता था। तो 1947 के पहले मध्य प्रदेश एकमात्र ब्रिटिश राज्य हुआ करता था दोस्तों, जिसे अपन सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविडेंट एवं बरार के नाम से जाना जाता था। मैंने क्या बोला, 1947 के पहले मध्य प्रदेश एक ब्रिटिश राज्य हुआ करता था जिसे सीपी एंड बरार के नाम अर्थात सेंट्रल प्रोविडेंट एंड बरार के नाम से जाना जाता था। और सेंट्रल प्रोविडेंट एंड बरार क्या था, तो ये मुगलों एवं मराठों से लिया गया क्षेत्र हुआ करता था। उस समय यदि मैं बात करूं हमारे मध्य प्रदेश में टोटल रियासतों की संख्या की बात करें तो टोटल रियासतों की संख्या 79 हुआ करती थी, जिसमें पूर्व की सबसे बड़ी रियासत बघेलखंड, दंडकारण्य, बस्तर, छत्तीसगढ़ और महाकौशल क्षेत्र सम्मिलित था। वहीं उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, महाकौशल क्षेत्र, जबकि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में सिंधिया तथा इंदौर में होलकर वंश का वर्चस्व हुआ करता था। वहीं दक्षिणी मध्य प्रदेश को विदर्भ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वहीं सीपी एंड बरार की बात करें तो ये मुगलों और मराठों से लिए गए क्षेत्र हुआ करते थे और पूर्व की सबसे बड़ी रियासत दोस्तों बस्तर रियासत हुआ करती थी। महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, कटनी इत्यादि क्षेत्रों को शामिल किया जाता था। अब क्या हुआ, 1947 के पहले तो मध्य प्रदेश सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था, जिसे सेंट्रल प्रोविडेंट एंड बरार के नाम से जाना जाता था, जिसमें 79 रियासतें विद्यमान थी। लेकिन 1947 से लेकर 1 नवंबर 1956 जब हमारा मध्य प्रदेश बना तो उसकी स्थिति क्या थी। स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान समझिएगा। एक भारत शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1947। इसके भारत शासन अधिनियम 1947 की यदि मैं पहले की बात करें तो पहले हम हुआ करते थे दोस्तों गुलाम। और ये गुलाम हम किसके हुआ करते थे, तो आप बताओगे हम हुआ करते थे अंग्रेजों के गुलाम। और इस समय भारत की यदि मैं आपसे बात करूं तो भारत में लगभग 552 देशी रियासतें विद्यमान थी, जिसमें से 79 देशी रियासतें हमारे मध्य प्रदेश में स्थित थी। इसके बाद एंट्री करते हैं एक व्यक्ति, उनका नाम है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक मंत्रालय का गठन किया जाता है जिसे अपन बोलते हैं रियासती मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय आया था, रियासती मंत्रालय। इस रियासती मंत्रालय की यदि मैं आपसे अध्यक्ष की बात करूं तो उनके जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम था जिन्हें बोला जाता है बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के अथक प्रयासों से 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कर दिया जाता है। लेकिन 3 देशी से बचती जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय करने के बाद पूरे भारत को 4 भागों में बांटा जाता है। पार्ट ए
पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, और हमारा मध्य प्रदेश बनता है पार्ट ए और पार्ट बी और सी का हिस्सा। और उस मध्य प्रदेश में टोटल रियासतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो उस मध्य प्रदेश में टोटल रियासतों की संख्या थी कितनी? तो आप बताओगे। हम उस मध्य, यहाँ पे देखोगे आप, लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के अथक प्रयासों से रियासतों की गठन की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। तत्पश्चात संपूर्ण भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया और मध्य प्रदेश एबीसी का हिस्सा बना। अब मध्य प्रदेश एबीसी का हिस्सा कैसे बना, इस मैप के माध्यम से समझिएगा आप। हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितनी पार्ट हो गए? तो पार्ट ए मिला, पार्ट बी मिला और पार्ट सी मिला। मध्य प्रदेश पार्ट डी का हिस्सा नहीं था। पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए को अपन मध्य प्रांत नाम दिया जाता है, जिसे सीपी एवं बरार के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय मध्य प्रदेश में हमने रियासतों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो 15 रियासतों को इसमें हमने शामिल किया था। और इसके मुख्यमंत्री बनाए थे रविशंकर शुक्ल, राज्यपाल बनाए थे राघवेंद्र राव, और इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। और इसमें पूर्व की 5 छत्तीसगढ़, बघेलखंड, दंडकारा, बस्तर और महाकौशल, और दक्षिण के विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चंदा और भंडारा आते थे। इस तरीके से हमने पार्ट ए का गठन किया। पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में 15 रियासतों को शामिल किया, जिसे मध्य प्रांत नाम कहा जाता है, जिसे सीपी एवं बरार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, राज्यपाल थे राघवेंद्र राव, और इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी हम बनाते हैं नागपुर। वहीं पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी का नाम दिया हमने मध्य भारत प्रांत, जिसके मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ जोशी, राज्यपाल थे तखतमल जैन। और इसमें हमने मध्य प्रदेश की 26 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया था। और इसकी शीतकालीन राजधानी बनाई थी ग्वालियर, और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी हमने दोस्तों इंदौर। तो वहीं पार्ट बी की बात करते हैं, जिसे मध्य भारत प्रांत नाम दिया गया, जिसमें 26 रियासतों को शामिल किया गया था, जिसके मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ जोशी और राज्यपाल तखतमल जैन थे। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर और इसकी शीतकालीन राजधानी की यदि बात करता हूं तो कौन सी? ग्वालियर हमने बनाई थी। वहीं पार्ट सी की बात करते हैं दोस्तों। पार्ट सी में देखा जाए तो जिसे अपन ने 38 रियासतों को मिलाकर नाम दिया था विंध्य प्रांत, जिसके मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया था। और इसकी राजधानी क्या बनाई थी दोस्तों? तो इसकी राजधानी हमने रीवा बनाई थी। इसकी राजधानी क्या बनाई थी? तो इसकी राजधानी बताओगे आप, रीवा हमने बनाई थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का हिस्सा बना। पार्ट ए में 15 रियासतें, पार्ट बी में 26 रियासतें और पार्ट सी में 36 रियासतों को हमने शामिल किया था। पार्ट सी में आप देखोगे कितनी रियासतों को, 38 रियासतों को हमने शामिल किया था। क्या बताया मैंने? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में 15 रियासतें, पार्ट बी में 26 रियासतें और पार्ट बी में 38 रियासतों को शामिल किया। वहीं पार्ट ए की बात करें तो इसका नाम दिया था हमने मध्य प्रांत, जिसे सीपीएम बरार के नाम से जाना जाता है। पार्ट बी का नाम मध्य भारत प्रांत दिया और पार्ट सी का नाम विंध्य प्रांत हमने दिया। पार्ट ए के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल, राज्यपाल राघवेंद्र राव को बनाया। वहीं पार्ट बी में मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ जोशी, राज्यपाल तखतमल जैन को बनाया। और पार्ट सी में मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया। पार्ट ए की राजधानी हमने नागपुर रखी, पार्ट बी की शीतकालीन राजधानी ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर रखी, और पार्ट सी की राजधानी हमने क्या रखी? रीवा रखी। इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ। लेकिन एक उसके बाद भी मध्य प्रदेश में जिला राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, जिसके तहत मध्य प्रदेश का पुनः गठन किया जाता है, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसी तरह की क्लास देखने के लिए गौतम IAS अकेडमी से जुड़ें। धन्यवाद।